Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I'm your seminar teacher. I'm Dr. Uzma Jamil. Maybe many of you are familiar with me or some are not. आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी फेमिलियर हैं पहले से? This is not face to face class, so I don't know. यस मैम आपके स्टूडेंट हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट है यस मैम, मैं भी यस स्टूडेंट मैम रही बीएस हूँ। में। अरूबा यस मजीद मैम बीएस में। एंड एनी नकवी. ओके, अच्छा. और मेरे ख्याल में जो कुरातुल एंड जीआर हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेरी स्टूडेंट हैं या नहीं. मुझे लग रहा था फेमिलियर हैं. यस मैम आपकी स्टूडेंट रही हैं। हाँ हाँ, ठीक है. 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर। हाँ, बीएस में थे आप लोग मेरे पास. यस मैम हबीब वगैरह की। I got it. Now I came to know. I was thinking that some of you are already familiar with me. So I think let's start. आपने बेसिकली ये आपका 1 क्रेडिट आवर जो कोर्स एनरोल हुआ है रिसर्च सेमिनार या सेमिनार के नाम से, इसमें बेसिकली मेरा टारगेट ये होगा कि आपको थोड़ा गाइड किया जाए कि रिसर्च कैसे करनी है. क्योंकि एमफिल में जो आप थीसिस करने जाते हैं, ठीक है, आपका जो थीसिस होता है वो एक रिसर्च वर्क है. उसको वो शॉर्ट होता है क्योंकि ये 1 सेमेस्टर बेस्ड होता है. जो पीएचडी में अगर मैनी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो होते हैं वो इसे कंटिन्यू करते हैं पीएचडी में. और पीएचडी में आपके पास मिनिमम 4 यानी 36 क्रेडिट आवर्स थीसिस के लिए डेडिकेटेड होते हैं. और एमफिल में आपने 6 क्रेडिट आवर्स का थीसिस करना होता है. बट यहीं से आपको रिसर्च करना बहुत अच्छे से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. आपने लर्न करना है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है. इस कोर्स में फाइनली आपने इन द एंड आपसे जो टारगेट किया जाएगा वो ये होगा कि आपने एक रिसर्च सेमिनार जो है हर स्टूडेंट ने इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करना है. ऑल ऑफ यू विल बी डिमांडेड. ठीक है, आपसे यही डिमांड की जाएगी कि आप सबने क्या करना है, एक रिसर्च सेमिनार इन द एंड देना है. लेकिन वो कैसे देना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है, क्या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो एंड प्रोडक्ट जब आएगी जो फाइनली आपके लास्ट 2 वीक्स में होंगे. होपफुली तो मैं एक एक प्रेजेंटेशन लूँगी हर स्टूडेंट के साथ और होपफुली वो फिर हम कॉल करके यानी फिजिकली मैं आपको बुला के वो आपसे कंडक्ट कराऊंगी. उसकी रीज़न ये होगी ताकि आप लोग प्रेजेंट प्रॉपर कर सकें एंड वी कैन मैनेज इट ना. हम एसओपीज को प्रॉपर फॉलो करके इसको अरेंज कर लेंगे. सो बेसिक क्या है कि हर स्टूडेंट ने in the end of this course, ठीक है, in the end of this semester you are going to present a research seminar और उसके 20 मार्क्स हैं इसके. अब ये 20 मार्क्स आप पे डिपेंड करता है. और लेकिन ये 20 मार्क्स मैंने डिवाइड करने हैं क्योंकि मैंने रेगुलर बेसिस पे आपको वीकली एक होमवर्क देना है. आपने बेसिकली एक रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करना है और आपके लिए एक सजेशन ये है, बट इट मे और यू मे अडैप्ट इट और नॉट, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है कि आप वो टॉपिक चूज करें, वो रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करें जिसको आप फर्दर अपनी थीसिस के लिए आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं. क्योंकि हमने एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करनी है, हर वीक में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मूव करना है कि हमने रिसर्च कैसे करनी है. आप इसको ये कह सकते हैं कि 1 क्रेडिट आवर के अंदर we shall try to learn how we can go for research, how we can do research. हम research कैसे कर सकते हैं. We are going to learn the process by applying. हम इसमें प्रैक्टिकल क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे सामने एक प्रोडक्ट आएगा. वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो एक फुल फ्लेज सेमिनार होगा. और वो सेमिनार आप एक आर्टिकल लिखेंगे जिसके बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और हाफ एन आवर की आपकी वो प्रेजेंटेशन या 20 to 30 मिनट हम डिसाइड करेंगे. उसमें आपने अपनी कंप्लीट रिसर्च को जो कि एक आर्टिकल की शक्ल इंशाल्लाह ले चुकी होगी इन द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर. ठीक है, इस सेमेस्टर का जब कोर्स एंड हो रहा होगा तो आपकी आर्टिकल सबमिशन होगी, सेमिनार सबमिशन होगी, प्लस आप उसकी प्रेजेंटेशन देंगे. So from right now onwards, we are going to learn the basics of research. ठीक है, आई शैल ट्राई टू कैटर इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अब इस कोर्स से रेलिवेंट, इस सेमिनार से रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसकी डिटेल्स, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं. इज देयर एनी?
ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने जो मैंने आपके लिए बेसिकली कुछ टॉपिक्स चूज़ किए हैं, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कभी इसको पढ़ चुके हों कुछ बेसिक्स। हमने बेसिकली इसमें रिसर्च प्रोसेस में करना क्या होता है, हमने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, आप कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं, आप कैसे सुपरवाइज़र, बेसिकली रिसर्च मेथड्स में ये सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन हमने बहुत ब्रीफ, बहुत माइनर, सो दैट यू कैन मेक अ सेंस दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट दिस प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च को कैरी आउट कैसे करते हैं, आप कैसे से प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन अलग चीज़ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक अलग चीज़ है। फॉर्मुलेशन ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग दैट यार व्हाट प्रॉब्लम आई शुड इन्वेस्टिगेट, ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है कि जिसमें आप आर्टिकल को स्टडी करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स को डाउनलोड करने के बाद, और वो आर्टिकल्स कौन से डाउनलोड करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है यार विच आर्टिकल्स आई वांट टू डाउनलोड, तो उसमें आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि यार व्हाट एरिया इज ऑफ माय इंटरेस्ट, वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन, कि मैं किस एरिया में किस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ या कौन से एरिया मुझे पसंद है, उसमें फिर आगे फर्दर। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरेस्ट फील करते हैं, अच्छा अब मुझे क्या पसंद है, आई वॉन्ट टू नो द आंसर, या वट इज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास इसका आंसर ये होगा कि मेरा जिस सब्जेक्ट को मैं आसानी से कवर या टैकल कर सकूं, जिस सब्जेक्ट में मुझे एक नॉर्मल हार्डवर्क के बाद अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आए, इसका मतलब है कि मुझे वो एरिया पसंद है, जिसमें मुझे लेस हार्डवर्क के साथ ज्यादा फ्रूट मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल ये कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आराम से समझ लेती हूँ, मैं मशीन लर्निंग आराम से कर लेती हूँ, मैं नए नए कॉन्सेप्ट आराम से ग्रैब कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन डेटाबेसेस, वेदर आई एम इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब आपको इस तरह से डोमेन क्लियर हो जाए तो इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट है उसमें। if you can easily tackle or perform something, then this is the answer, this area is of your interest। अब उसके बाद आप उससे रेलिवेंट, फॉर एग्जाम्पल आई डिसाइडेड कि मुझे डेटाबेस पसंद है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है, वट एवर इट इज, तो मैं उसके बाद लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या अपने जो भी आपका ABCY XYZ आपका रिजल्ट है, आप उसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लेटेस्ट टॉपिक में देखेंगे कि आई कैन गो फॉर दैट। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग चूज कर लिया, अब मशीन लर्निंग या इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन वट एवर इट इज, तो आप इसमें फर्दर जाते हैं कि विच सब टॉपिक्स आर लेटेस्ट इन दिस रिसर्च डोमेन। अब मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, डेटा माइनिंग के मेजर है ना, तो आप इसमें इंटेलिजेंट एल्गोरिदम किस में जाना चाहते हैं, आप रिकमेंडेड सिस्टम में जा सकते हैं, डिफरेंट चीजें। तो उसके बाद फर्दर नैरो डाउन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, उसके बाद आप डिजाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, आपने एग्जैक्टली अब स्टेटमेंट सिंगुलर है। मैं हमेशा रिसर्च स्टूडेंट्स को एक बात एडवाइस करती हूँ कि बेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कभी भी हमने इंट्रोडक्शन पे नहीं जाना, फिर से तारुफ पे नहीं जाना, हमने अपनी प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट की शक्ल देनी है, इसका नाम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर जब हमें प्रॉब्लम का पता चल गया कि इस प्रॉब्लम को हमने इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके बाद हम कंडक्ट करते हैं लिटरेचर रिव्यू, देन डिजाइन करते हैं अपने मेथड को, लाइक मैं स्टेप 1 ये परफॉर्म करूंगा, स्टेप 2 एक फ्लो डायग्राम कह सकते हैं, फिर मेथडोलॉजी आ जाती है जिसमें एक्चुअली हम वो काम करते हैं, एक्चुअली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स और डिजाइनिंग पे काम किया, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, एनालिसिस किया कि मैंने फॉर एग्जांपल एक मेथड प्रपोज किया है, उस मेथड को अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद एनालिसिस होता है रिजल्ट्स का। अब मेरे पास कोई रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट का मैंने एनालिसिस करना है, अगर तो मेरे प्रोपोज्ड सॉल्यूशन से मैक्सिमम बच्चे जो है मैक्सिमम फ्रूट मिला है, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मेरा सॉल्यूशन सक्सेसफुल है। अगर मेरे प्रोपोज सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम एवरेज रिजल्ट आया है, तो वो मेरा एनालिसिस होगा। सो यू आर गोइंग टू मेक योर एनालिसिस आफ्टर अप्लाइंग योर मेथड एंड फाइंडिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। और उसके बाद फाइनली आपके पास क्या होता है कि आप कंक्लूजन देते हैं
कि फाइनली पूरा रिसर्च प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद आपको ये हासिल हुआ, दैट कम्स इन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एथिक्स ऑफ रिसर्च ये कहते हैं कि आपने अपना काम खुद करना है, आपने किसी के काम को कॉपी नहीं करना। आपके ये हर बंदे के अपने काम के कुछ इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स होते हैं। अब उसके बाद आपने अपनी रिसर्च कर ली, आपने रिसर्च प्रोसेस परफॉर्म कर लिया। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर रिसर्च इन फ्रंट ऑफ द रिसर्च पब्लिक। अब रिसर्च पब्लिक या रिसर्च ऑडियंस कौन होते हैं? वो सब लोग। आपने एक अच्छे जर्नल या कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह पे इसको पब्लिश कराना होता है। जब आप पब्लिश करवाते हैं, एक्चुअली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर रिसर्च। आप अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने। फाइनली ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। अब इट डिपेंड्स कि आप इतने केपेबल हैं कि आप कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करें या वर्कशॉप से ऑर्गेनाइज करें, ताकि रिसर्च कम्युनिटी जो है वो आपके बारे में जान सके, आपकी वर्किंग के बारे में जा सके। एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हेन you have done with all this process, then you can be capable of reviewing paper. Reviewing paper का मकसद ये होता है कि जर्नल के रिव्यूअर्स जो होते हैं वो रिसर्च को रिव्यू करके बताते हैं कि ये एक ऑथेंटिक रिसर्च है या नहीं। जैसे मैंने आर्टिकल लिखा, लिख के मैंने सबमिट करवा दिया एक रिसर्च जर्नल में। अब रिसर्च जर्नल जो है उस आर्टिकल को मेरी डोमेन से रेलेवेंट रिव्यूअर्स के पास भेजेगी, और वो रिव्यूअर्स क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे कि वेदर आई हैव डन सम इंटरेस्टिंग एंड सम फ्रूटफुल रिसर्च और नॉट। अगर ये ऑथेंटिक होगी तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये ऑथेंटिक नहीं होगी तो वो उसको रिविजन्स के साथ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस. Basically, this is the theme of research method course actually, but right now we are going to conduct a research seminar. So I am going to give you the overview of the concept so that you should recall your concept. ठीक है, आपके concepts जो है वो recall हो जाए। आज हमने बेसिकली रिसर्च को डिफाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन देखने, और रिसर्च होती क्या है। हम लोग बेसिकली साइंसेज में आते हैं, और साइंसेज की रिसर्च जो होती है वो उसको साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो हमने करना है कि ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे है किस चीज का? उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने का जो कि आपने एड्रेस करना है। अब जो सेमिनार है वो भी आपका एक रिसर्च क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके, यहाँ तक पहले मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। आपको सब चीजें क्लियर है? आसिफ अली, आप बताएं। जी मैम, क्लियर है। ओके, सेमिनार से रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन? अक्सा खालिद। Aksa, I'm asking something, beta. क्वेश्चन नहीं। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे को फॉलो करते हुए अपने किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड फाइंडिंग आंसर। ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक इसलिए कि जब हम एक काम, देखिए हम लोग तजर्बात इनफॉर्मल वे में भी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि हमने एक थीसिस की शक्ल में प्रेजेंटेशन देनी, एक आर्टिकल की शक्ल में लोगों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, बेसिकली ये उसका बैकग्राउंड है कि रिचर्ड से, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग होता है ट्रैवल थ्रू और सर्वे समथिंग, रिसर्च निकला है। ठीक है, और ये इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है। वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम क्योंकि हमारा 1 वीक में 1 लेसन होगा, तो बेसिक आपने खुद अंडरस्टैंड करने में आपको ये जो डेफिनेशन टाइप है, यू आर गोइंग टू गो थ्रू इट। बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में अपने सवाल का जवाब ढूंढने को हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब क्या चीज रिसर्च नहीं है, इस बारे में अपने माइंड को आज आपने क्लियर कर लेना है। दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग,
अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपके इवन सीनियर्स ने ट्राई किया है इसको फॉलो करने के लिए, कि व्हाट दे पीपल डू, दे आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कलेक्टिंग एंड फाइनली प्रिंटिंग देयर थीसिस. तो ये बेटा रिसर्च नहीं है, दिस इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी विल नॉट कॉल इट रिसर्च. अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स जो है, आपने क्या किया, 4 बातें आपको पता थी, आपने उसको किसी प्रॉपर सोर्स में का रेफरेंस डाला कि जी मुझे इस सोर्स से पता चले और आगे छाप दिया. अगेन दिस इज नॉट रिसर्च. इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना, 10 आर्टिकल्स को पढ़ के मिला के एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर देना, एक 10 थीसिस को मिला के एक थीसिस बना लेना, ठीक है. देयर इज नो न्यू कंट्रीब्यूशन. अगर उसमें कोई नई चीज नहीं है तो वो आपकी रिसर्च नहीं है. आपको डिफरेंट आपने जो है फैक्ट्स एक सोर्स से लिए और उसमें अगेन कोई नया नॉलेज नहीं है, कोई नई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगेन दिस इज नॉट योर research. So this is important when you are going to select the topic. अच्छा, डिस्कवरी वर्सेस इन्वेंशन. हम कंप्यूटर साइंस के लोग जो हैं हम इन्वेंट करते हैं, हम नई नई मशीन्स, नए नए एल्गोरिदम बनाते हैं. डिस्कवरी वो होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन हमारे नॉलेज में ना हो और अचानक से हमारे नॉलेज में आ जाए, जिसको डिस्कवरी कहते हैं. जैसे बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, केमिस्ट, ऑल द पीपल आर डूइंग डिस्कवरीज. ठीक है. व्हाट द कंप्यूटर साइंटिस्ट आर डूइंग, दे आर इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, दे आर मेकिंग न्यू machines and concepts. So this is all about, you can go through, I shall share the handouts as well. So what is the important thing? The important thing is that what is the purpose of your research, कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है. इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा. पहली चीज कि आप रिव्यू और सिंथेसाइज करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज. फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो मैं क्या करूंगी, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, उनको रिव्यू करूंगी. रिव्यू का मतलब ये होता है कि री एंड व्यू, कि दोबारा से उनको इन्वेस्टिगेट करना, यानी पढ़ना, रीड आउट करना, एंड सिंथेसाइज, और उसमें से मीनिंगफुल बात को एक्सट्रैक्ट कर लेना. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. व्हाई पर्पस ऑफ रिसर्च, कि हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च. इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उनका कोई सुटेबल आंसर नहीं है. आंसर तो मिला है लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने एक एल्गोरिथम बनाया, वो 80% एक्यूरेसी है उसकी, तो हम वो पुरानी ही प्रॉब्लम को दोबारा एड्रेस करें और कुछ ऐसा नया इनोवेटिव मेथड लेके आए, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी addressing the previous problem, previous solutions. Okay, provide solutions to a problem. इसलिए हम research करते हैं कि हम solution provide करें. Explore and analyze the general issues, construct a new procedure, explain a phenomenon, generate new knowledge or enhance the existing combination of above. ये सारे, ये पर्पस आपकी रिसर्च में शो होने चाहिए. अगर आप कोई टॉपिक इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने इंशाल्लाह थीसिस करना है 4th सेमेस्टर में, और आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ बेस. ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि आप इस, जब ये सेमेस्टर एंड हो, आपके पास आपके साइनॉप्सिस तक जाने का रास्ता डिफाइन हो चुका हो. दैट विल बी माय एफर्ट माय डियर स्टूडेंट्स. तो आपने जब रिसर्च करनी है ना, इस लेसन का, आज के लेक्चर का मकसद ये था कि आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए. पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो इन दो में से कोई एक चीज ना हो. मतलब आपकी रिसर्च में इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना हो, बस उसमें कंट्रीब्यूशन है, नई चीज हो उसमें. ठीक है. दूसरी चीज क्या है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट ना हो, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्लियरली नजर आनी चाहिए. बैकग्राउंड पहले आप डिफाइन करेंगे, बेस बनाएंगे, उसके बाद सब नया करेंगे. यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एज formal and proper researchers are doing. Okay, so important चीज ये कि आपकी रिसर्च इन्वेंशन होनी चाहिए. आप कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आप अगर इन्वेंशन नहीं करें तो जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप थीम है आपके रिसर्च का, उसमें
ये स्पेसिफिक पर्पस शो होना चाहिए कि आपकी रिसर्च करने का पर्पस क्या है. इट शुड बी वेल डिफाइंड. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च वर्सेस रीजनिंग एंड एक्सपीरियंस. अब रिसर्च जो है ना वो इन दोनों से डिफरेंट है. वो अब उसकी एक अलग पहचान है. किससे? रीजनिंग से और एक्सपीरियंस से. अब जैसे फॉर एग्जांपल if if I am working or teaching research methods from last 15 years, तो मेरा एक स्पेसिफिक 15 साल का एक्सपीरियंस भी मेरे नॉलेज में होगा. लेकिन रिसर्च इससे डिफरेंट है. मेरे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं रिसर्च को कैटर नहीं करूंगी. अब एक्सपीरियंस क्या होता है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है ना एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है या ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी में अपने डेली से हासिल करे. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक बाय ट्रायल एंड एरर. अब गिर गिर के उसने सीख लिया. दिस इज नॉट अ रिसर्च. उसने रिसर्च नहीं की, उसने चलना सीखा है. ओके. So research is different from experience. Is that okay? So अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं रीजनिंग को. अब रीजनिंग क्या है? अब रीजनिंग होती है कंक्लूजन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, आप मुझे सब में आप में से कौन बताएगा क्या गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलता है? All are sleeping. This is sleeping time. नो मैम, यस मैम जलता है। जलता है। अच्छा मैंने कहा शायद यस मैम स्लीपिंग टाइम. ओके. आप लोग प्लीज लॉग इन करके ज्वाइन करके, अगर सोएंगे तो आई एम सॉरी, मैं अचानक फेरी सना से जैसे पूछ लूंगी कि फेरी सना गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलता है कि नहीं. ये फेरी सना कौन है? मैम असल में सबका ना इंटरनेट का बाहर स्टूडेंट्स का इशू है, तो इस वजह से ना उनकी कनेक्ट हो जाती, लेकिन उन्हें भी वॉइस लेट पहुंच। अच्छा चले, अगर फेरी सना को मेरी आवाज आ रही है और फेरी सना सेशन में मौजूद भी हैं तो प्लीज जवाब दे दें. क्या गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलता है? खदीजा आप बताएं. अमेजिंग. अनम राना आप बताएं. जी जी बेटा, क्या गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलता है? जी मैम। ये बात आपको कैसे पता चली? प्रीवियस एक्सपीरियंस मैम। Previous experience when you got burnt, or previous experience of someone else who told you that yeah you can get burned if you are going to touch a very hot object. So how do you came to know? सॉरी मैम, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, हम बात कर रहे थे एक्चुअली रीजनिंग की. रीजनिंग वे होता है कि आप किसी तरह से आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप किसी चीज को कंक्लूड करके कुछ निकालें, उससे कोई रिजल्ट निकालें. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि गर्म चीज को हाथ लगाने से हाथ जलता है, तो इसका मतलब है मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई. मेरे साथ एक बैड, या इफ आई गॉट बर्न ड्यू टू समथिंग लाइक दैट, तो मेरा हाथ जला और मेरी नॉलेज में ये बात आई. तो आपकी हम बात कर रहे थे कि रिसर्च एक्सपीरियंस से भी डिफरेंट है और रीजनिंग से भी डिफरेंट है. सो रीजनिंग है क्या चीज? कमिंग टू कंक्लूजन्स बाय द यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट. कि आपने रीजनिंग क्या होती है कि आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट की बेस पे. फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूं कि मैं अब हमें ये आइडिया है ना कि हाथी के दो कान होते हैं हाथी के दो कान है. यस मैम, 2 होते हैं। ओह Yes, वेरी ma'am. गुड. थैंक यू फॉर सेइंग यस. मैंने सोचा आज चार ही ना बना दे बच्चे. एनीवेज,
तो अब सीन ये है कि हमने क्या आपने दुनिया के सारे हाथी देखे इस चीज को कंक्लूजन में ना लाने के लिए? नो। हो सकता है आपने एक दो की पिक्चर्स देखी हो, या एक दो जिंदगी में कभी जू जाते हुए बच्चे व्हेन यू विल बी द चाइल्ड, तो आपने जू में हाथी देखा, उसके दो कान है। अब आपने कंक्लूजन ये निकाला कि दुनिया में जो भी हाथी होगा उसके दो कान होंगे। इज दैट ओके ना? सो दिस इज रीजनिंग। तो रीजनिंग की दो टाइप्स होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो बट मेन थिंग इज दैट रीजनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च। अब जैसे डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है कि आप लॉजिकली नेसेसरी कंक्लूजन निकालते हैं ड्यू प्रेमिसेस में। अब कैसे? इफ इट इज फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क, ठीक है। अब अगर फ्राइडे होगा तो वो काम करेगी। अब अगर आज फ्राइडे है तो इसका क्या मतलब है? वो काम करेगी। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप डिडक्ट करते हैं, आप डिडक्शन बिगिंस विद जनरल स्टेटमेंट एंड थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट कम्स टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। इफ इट इज वेडनेसडे and 2 to 3 there will be a class of research seminar. अब अगर आज वेंसडे है और 2 बजे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग है कि 2 से 3 आपकी क्या होगी? रिसर्च सेमिनार की क्लास होगी। सो दिस इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ऑल एलिफेंट्स वी हैव सीन हैव ट्रंक्स, देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स। हमने अगर 2 हाथी देखे और दोनों के ट्रंक्स हैं तो इसका मतलब ये निकाला कि दुनिया में जितने भी हाथी होंगे उनके ट्रंक्स होंगे। इज दैट ओके? सो डिडक्टिव रीजनिंग ये है कि आपने लॉजिकल आर्गुमेंट की बेस में कोई कंक्लूजन निकालना है, और इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि आपको कुछ फैक्ट्स का पता है, उन थोड़े फैक्ट्स की बेस के ऊपर आपने कंप्लीट एक कंक्लूजन दे देना है। अगर आज जुमा है तो क्लास होगी। अब अगर जुमा होगा तो क्लास होगी। दिस इज डिडक्शन, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। अगर एक फैक्ट एक तरह, अगर ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, इफ दे आर, अगर एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसको अशरफुल मखलूक कहा जाता है, तो सारे ह्यूमन बीइंग्स भी इसमें शामिल होंगे। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। बट बी केयरफुल, रीजनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, these are other examples, you can go through it. Reasoning is research is different from your reasoning and experience, but it is the combination of both experience and reasoning, and must be regarded as the most successful approach to the discovery of truth. So this is the basic definition, आपको इसका reference दिया हुआ है। अच्छा, important thing ये है, अभी हमने start में भी पढ़ा कि you have to carefully avoid plagiarism. अब अगर ये बात कोहन एंड मैनियन ने 1994 में पब्लिश की है ये स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है कि ये मैंने यूज की है जस्ट टू टीच यू, बट द क्रेडिट गोज टू these researchers. Okay, so what is important? You have to avoid from the plagiarism. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्या होती है? क्लासिफाई करना, ग्रुप्स में, क्लासेस में डिवाइड कर देना डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। पहला फीचर क्या है? डायमेंशन, जिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली चीज कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। सेकंड, द इंटेंडेड, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका यूज क्या होगा। थर्ड, हाउ इट हैंडल्स टाइम। द फोर्थ, द रिसर्च या डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन इट। अब आपने 4 चीजों को माइंड में रखते हुए अपनी रिसर्च, ये रिसर्च डायमेंशंस है। आप रिसर्च की पर्पस क्या है, इसको यूज कौन करेगा, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और डेटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन सी यूज की जाएंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जिसके, अच्छा, अब ये 4 चीजें क्या हैं? डायमेंशंस मीन ऑन द बेसिस on which we are going to classify research. अब पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसकी बेस पे रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है इस तरह। ये 3 ग्रुप्स हैं बेसिकली। आप इसमें 3 ग्रुप्स को देखते हैं कि पहली चीज, व्हाई माय बॉस टोल्ड मी टू डू सो। लाइक रिसर्च सेमिनार में मैं आपको फोर्सफुली रिसर्च कराऊंगी, ठीक है। It was a class assignment. I was curious of doing research. So these are different reasons
that you can go for doing research. ठीक है, अब इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इन 3 कैटेगरीज हैं, 3 ग्रुप्स हैं, किस चीज के? व्हाई यू आर गोइंग टू डू रिसर्च, द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। अब डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी, ये टाइप्स हैं। और ये पहली जो टाइप है ये किस चीज की है? व्हाई यू आर गोइंग टू डू रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है? यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू टॉपिक, ठीक है। अब आपने पहले तो क्या करना है? इनिशियल रिसर्च विल बी बेस्ड टू हाउ टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम डोमेन को आपने फर्दर क्लैरिफाई क्या करना है। फिर आपने रिसर्च, प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम व्हाट को टारगेट करते हैं, ठीक है। कैसे, क्या है, क्या क्या को हमेशा से हमने टारगेट करना होता है, व्हाट को। डिफिकल्ट टू कंडक्ट बिकॉज देयर आर फ्यू गाइडलाइंस टू फॉलो। आप चूंकि नया टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि हाउ अर्थ इज या व्हाट इज सनलाइट, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, अब हमारे लिए डिफिकल्ट होगी क्योंकि फ्यू गाइडलाइंस हमें मिलेंगी, हम नया टॉपिक इन्वेस्टिगेट करे जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज सनलाइट, what is the process food या process plantation process, what is, like you are going to address actually what, क्या क्या को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम who, what, when, where and how को एड्रेस करते हैं, ठीक है। आपकी जो पॉपुलेशन है या आपके फिनोमेना है उसके हु के बारे में, व्हाट के बारे में, व्हेन के बारे में, वेयर के बारे में, हाउ के बारे में जिन क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है, दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये बेसिकली आपकी सोशल सेटिंग के बारे में, आपकी किसी सिचुएशन के बारे में, फॉर सोशल सेटिंग से आपकी मुराद क्या हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मर्दमशुमारी है, हम उसके डेटा के ऊपर रिसर्च लगाते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, करंट सिचुएशन में कि खवातीन की तादाद ज्यादा है। सर्वे टाइप रिसर्च जिसमें डिस्क्रिप्ट करके कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल सर्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके पॉपुलेशन सेंसस के सर्वेज, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके डिस्क्रिप्टिव में। पहला था एक्सप्लोर करना, किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर करना, और व्हाट को टारगेट करना, दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, और इसके बाद आता है एक्सप्लेनेटरी। आपने एक्सप्लेनेशन देनी है इसमें, व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। एंड it builds on exploratory as well as descriptive research, ठीक है। अब आपने कुछ रीजंस को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्यों हुआ। Looks for causes and reasons. Determine which of several explanations is best. Determine the accuracy of the theory. Test the theory's predictions or principle, etc. So आपने क्या करना है कि आपने why को टारगेट करना है। Now tell me, आप में से कौन मुझे बताएगा किस टाइप ऑफ रिसर्च में हम what को टारगेट करते हैं? एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करते हैं जिसमें नई चीज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जैसे हमारा जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं जब वो नया नया सीखते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजन, देन एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। दिस इज द टाइप ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आप इसमें किसी थ्योरी की एक्यूरेसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी थ्योरी को टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो व्हाट वी आर लर्निंग, पहली रिसर्च की क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रही है? why we are doing research, the purpose of doing research. This is the first feature of research classification. इसकी बेस पे रिसर्च के 3 ग्रुप बनते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। अब कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के लोग कंस्ट्रक्टिव रिसर्च करते हैं, दे डेवलप सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। आपने ये करना है। द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर साइंस रिसर्च मेथड है
construct is often used to refer the new contribution being developed. आपने नए एल्गोरिदम बनाने, आपने नए सॉल्यूशंस देने, आपके सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होनी है, आपने कोई नई थ्योरी प्रेजेंट करनी है, कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आना है, कोई नया एल्गोरिदम लाना है, कुछ फ्रेमवर्क सजेस्ट करने हैं. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू रिसर्च. अच्छा, अगली क्लासिफिकेशंस को हम जरूर देखेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट होमवर्क ऑफ दिस वीक. उस होमवर्क के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन अभी करते हैं. जी, कैन यू सी द होमवर्क? Students, can you see a Yes, homework? ma'am. Okay. Yes, ma'am. This is your first homework. What you have to do, आपने एक suitable research topic find out करने की कोशिश करनी है अपनी favorite research domain में. वो research domain data mining हो सकती है, machine learning हो सकती है, image processing हो सकती है, computer vision हो सकती है, software engineering हो सकती है, whatever you want. Information security हो सकती है, IoT based हो सकती है, whatever. And then you are going to download 10 latest research articles related to your topic. अब जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, आपने जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अगर आप एक्सेस में हैं तो आप डिजिटल लाइब्रेरी से जाके हेल्प आउट कर लें. अगर आप सब फैसलाबाद में रहते हैं, ऑल ऑफ यू? अगर No, नहीं ma'am. है तो आप गूगल स्कॉलर एंड व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, आप जैसे भी इसको चाहें इसको फाइंड आउट करें, डाउनलोड करें. आपने वेल रेप्यूटेड जर्नल से डाउनलोड करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. अब उसके बाद कमिंग क्लास से पहले, सीआर ने पहले क्लास से पहले आप सबका होमवर्क जो है ना, उस होमवर्क में करना क्या है, डाउनलोड करने के बाद होमवर्क अब स्टार्ट हो रहा है. नंबर 2, आपने एक टेबल बनाना है जिसमें ये कॉलम्स होंगे और हर आर्टिकल को डीपली स्टडी करने के बाद ये इंफॉर्मेशन उस टेबल में ऐड करनी है. उस टेबल की रोज कितनी होंगी? टेल मी. 10. 10 एग्जैक्टली. ये एट लीस्ट है, एट लीस्ट 10. अगर आपको 12 अच्छे मिलते हैं, 14 अच्छे मिलते हैं, तो वो आप 14 ले, उनको स्टडी करें. और इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी बहुत डीप लेवल पे अगला होमवर्क देना है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जो मुझे लग रहा है ये सेशन टाइम आउट हो रहा है हमारा, लेस देन 1 मिनट रह गया है. सी यार, आप मुझे काइंडली अटेंडेंस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा डेट के साथ. Is there any question? No, ma'am. No, ma'am, no question. It's okay. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होगा हम कमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.